नाज़रीन, अगर मामलात नहीं संभाले जाते और ये एक्सप्लोड हो जाता है मामला, तो फिर ये बात ज़हन में रखिए कि ये पहले से भी ज़्यादा खौफनाक अंदाज के अंदर एक्सप्लोड होगा। ये एक ऑल आउट रीजनल वॉर की सूरत में एक्सप्लोड होगा। ये एक वर्ल्ड वॉर लाइक सिनेरियो इसमें बन सकता है। इसमें टर्की, इसमें पाकिस्तान, इसमें चाइना और जो दीगर ममालिक हैं वो इन सम फॉर्म किसी न किसी सूरत में इस कॉन्फ्लिक्ट का जब हिस्सा होंगे, जिसकी तरफ अब हम दोबारा बहुत तेजी के साथ जब वो बढ़ रहे हैं। ईरान को पहले भी अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो 71 लोगों का डेलीगेशन लेकर मुज़ाकरात करने के लिए आए और एलानिया ये कहा कि हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने की जो वो कोशिश की जा रही थी। इसी दरमियान अब अमेरिका ने जो वो नई धमकियां देना शुरू कर दी हैं। नेवल ब्लॉकेड जब अनाउंस कर दिया है। नेवल ब्लॉकेड एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है। किसी मुल्क के ऊपर जब आप नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं, दैट मीन्स कि आपने उस पर जंग डिक्लेयर कर दी है। तो इन धमकियों के बाद ईरान कितना मजीद ट्रस्ट करेगा और कितने के चांसेस बाकी रह गए हैं कि यहां पर कोई मामला जब वो दुरुस्त सिमत में जाएगा और अमन और एक एग्रीमेंट की तरफ जाएगा। और इसके साथ तो खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका बाकायदा बॉम्बिंग करने की तैयारी जब ईरान पर कर रहा है। ये वेस्टर्न मीडिया से खबरें जब सामने आ रही हैं। अच्छा, उधर उर्दुगान से जो स्टेटमेंट आई है, अगेन टर्की से जो स्टेटमेंट आई है बहुत लाउड एंड क्लियर है और इसी स्टेटमेंट की जरूरत है। बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर टर्की की जानिब से ये बता दिया गया है कि अगर दोबारा इजराइल हमला करता है और इजराइल की बदमाशी नहीं रुकती, तो फिर टर्की बरह रास्त जब उसमें इंटरवीन करने जा रहा है। चूंकि ये टर्की के नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। जो कुछ लेबनान में हो रहा है और जो कुछ ईरान में हो रहा है, जो कुछ रीजन के अंदर हो रहा है, ये टर्की की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। और टर्की ये समझता है कि इजराइल के असल इरादे क्या हैं और आखिर में टर्की ही उसका जब वो निशाना होगा। और अब जैसे ये भी तो सबने देख लिया ना कि ईरान कैसे इजराइल का सामना कर सकता है। इजराइल कोई नाकाबिले तस्खीर एंटिटी नहीं है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि मुल्कों ने देख लिया कि इजराइल के साथ जंग की जा सकती है और उसको पीछे धकेला जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से मुल्क खड़े हो जाएं और वो इजराइल को वार्निंग जारी करें कि अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो वो इंटरवीन करेंगे। अगर आप पिछली सदी में जाएं और अरब इजराइल वॉर के अंदर जाएं, तो रशिया जो है उसने एक दो मरतबा जो है डायरेक्ट इंटरवेंशन की थी, जिसकी वजह से जंगबंदी हुई थी। स्विस क्राइसिस में तो रशिया ने यह कह दिया था कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर बरतानिया, फ्रांस और इजराइल की फौजें मिस्र से नहीं निकली, तो निकालना पड़ गई थी। तो ये बहुत मैटर करता है ना कि एक थर्ड पार्टी आ जाए और वो खड़ी हो जाए और वो कहे कि अगर तुम पीछे नहीं हटते तो हम अटैक करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इजराइल की बदमाशी का सामना करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी मुल्क जब वो करेज दिखाएं। तो उर्दुगान की बहुत तारीफ भी की जा रही है। टर्की को बहुत ज़्यादा जब वो करेजियस लीडरशिप के तौर पर भी देखा जा रहा है और वक्त की ये ज़रूरत है। ये मामलात को ख़राब करने की अप्रोच नहीं है, ये मामलात को ठीक करने की अप्रोच है। एक ही रास्ता है मामलात को ठीक करने का, वो इजराइल का बंदोबस्त करना है। चाइना और रशिया, क्या वो कोई इसी नौयत की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देंगे जिसमें वो इंटरवीन करें कि भाई हम आ रहे हैं अगर तुमने ये जंग नहीं रोकी? इसके चांसेस अभी नहीं हैं। रशिया ने, मैंने आपको बता दिया है कि 2 से 3 मरतबा पिछली सदी में इंटरवीन किया था और उसका फिर फायदा भी हुआ, जंगें रुकी भी सही, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि रशिया या चाइना जब वो इस तरह की कोई इंटरवेंशन करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि दोनों मुल्क किसी ना किसी फॉर्म में इस जंग का हिस्सा होंगे। चाइना ने, आज खबर ये आ रही है कि अपनी बहुत सारी कंपनीज को अलाउ किया है कि वो ईरान को जब वो वेपन डिलीवर करें। ईरान जो है वो किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। ईरान को पहले भी कोई ट्रस्ट नहीं था। ईरान की आर्मी तैयार है, उनकी मिसाइल फोर्सेस तैयार हैं, ड्रोन का ज़ख़ीरा मौजूद है और उनकी नेवी भी तैयार है। आज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इनफ जो स्मॉल बोट्स हैं, जो उन्होंने, असल में यही स्मॉल बोट्स हैं जिन्होंने जंग करनी है, वो बड़ी तादाद के अंदर जब मौजूद हैं। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को पर कोई बड़ी बैटल होती है तो फिर ये जंगी कश्तियाँ जब वो ईरान इस्तेमाल कर सकता है। सो तमाम डायमेंशंस के अंदर ईरान की जो पावर है वो एग्जिस्ट करती है और वो अलर्ट हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में एक और जंग का जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन इसी दरमियान जो टकर कार्लसन से बात सामने आ रही है वो बड़ी अहम है। टकर कार्लसन ये कह रहे हैं कि डाउन द रोड इजराइल न्यूक्लियर अटैक करने की तरफ बढ़ रहा है। यानी जिस तरह मामला जा रहे हैं, इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रही है। टकर कार्लसन की बात है। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में कुछ ऐसे लोग हैं
جو امریکہ فرسٹ والے ہیں، جو یہ نہیں پسند کر رہے کہ جو اسرائیل کے پیچھے لگ کر امریکہ ایک کے بعد ایک جنگ چھیڑتا چلا جا رہا ہے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو وائٹ ہاؤس میں مٹھی بھر لوگ جو امریکہ فرسٹ والے ہیں اور اسرائیل کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، وہ کلیئرلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کبھی بھی ایران سے جیت نہیں سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کو ایک ایبسولوٹ ڈیفیٹ ہوگی تو پھر وہاں پر یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیوکلر اٹیک کرے گا۔ تو وائٹ ہاؤس کو وہ بتا رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کلیئرلی seeing where this is heading, it is heading toward a nuclear strike by Israel on Iran, جو کہ ایک ورلڈ ہسٹورک ڈیزاسٹر ہوگا۔ ظاہر اس کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی اور یہ ایک تباہی کی ریسیپی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک نیوکلر نہیں، کئی سارے نیوکلر استعمال ہو جائیں گے، اور دنیا کو ضرورت ہے۔ دیکھیں، دنیا کی بہت کامیابی ہے کہ اس نے ابھی تک نیوکلر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ابھی تک استعمال نہیں کیا دنیا نے۔ تو نیوکلر ہتھیار نہ پھیلیں، یہ دنیا کے فائدے میں ہے، لیکن جو ایک بدماش ریاست ہے اس کو نہ روکا جانا تو یہ دنیا کو بڑی تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور اس میں ٹکر کارلسن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جب وہ اپنی پروکسی، اپنی کلائنٹ اسٹیٹ اسرائیل کو انڈر کنٹرول لائے، اور نو امریکن پریزیڈنٹ ایور said no to اسرائیل، انہوں نے کہا کہ امریکنز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی امریکی صدر میں یہ جرات کیوں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو نو کر سکے، اور پہلی بار کسی نے وہاں پر اسرائیل کے لیے پروکسی، اب آپ دیکھیں نا کہ ویسٹرن گورنمنٹس اور ویسٹرن میڈیا، حزب اللہ، انصار اللہ، حماس، ان کو پروکسیز کہتے ہیں ایران کی۔ دے آر ناٹ پروکسیز، یہ ریزسٹنس تنظیمیں ہیں اور اپنی مٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ریئل پروکسی ہے تو آج ٹکر کارلسن نے بتا دیا وہ کون ہے، وہ اسرائیل ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو نیوکلر والی بات ہے نا، یہ جس طرح سے پچھلے 2-3 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جینوسائیڈ تک کر دی گئی ہے، انٹرنیشنل لا کا ڈی گریڈ ہونا، اس کو مسلسل وائلیٹ کرنا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ورتھ کھو جانا، ہیومن رائٹس ویلیوز کا کچھ نہ بچنا، کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہیں، تو یہ وہ ساری ہرڈلز دنیا نے لگائی تھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی صورت میں، انٹرنیشنل لاز کی صورت میں، لیجیٹیمیسی کی صورت میں، ہیومن رائٹس جو واچ آرگنائزیشنز ہیں ان کی صورت میں، یہ بہت سارے سمجھ لیں کہ ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی، رکاوٹیں لگائی گئی تھیں کہ اگر کوئی ملک نیوکلر کی طرف بڑھنا چاہے تو پھر اس کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ اتنا آسان نہ ہو کسی کے لیے نیوکلر استعمال کرنا۔ تو یہ جو سسٹمیٹک ڈی گریڈیشن ہے اس سارے انٹرنیشنل سسٹم کی، ان ویلیوز کی، اس سو کالڈ انٹرنیشنل لا کی، اور ایک بدماش ریاست کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرایا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیئرلی اسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جینوسائیڈ تو کوئی نہیں کر سکا نا ورلڈ وار 2 کے بعد اس طرح کلیئرلی، اسرائیل نے کی ہے نا۔ تو جینوسائیڈ تو وہ چیز تھی جس پر یہ اتفاق ہوا تھا کہ اس کو بغیر کسی شرط کے انکنڈیشنل اپوز کیا جائے گا، وگرنہ ہوتا ہے نا کہ بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، یہ ڈسپیوٹ ہے، وہ ڈسپیوٹ ہے، اس میں ایک پارٹی کا موقف ایک ہوتا ہے، دوسری کا دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن جینوسائیڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی کیا کہہ رہی ہے، جینوسائیڈ کو انکنڈیشنل انداز میں رکوایا جائے گا، ویسٹ نے نہیں رکوایا۔ تو یہ جو سسٹمیٹک ڈی گریڈیشن ہے، اور اب دیکھیں نا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے دنیا کے لیے کہ سیز فائر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی سیز فائر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد بمباری شروع ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں یہ جو جنگل کا قانون رائج کیا جا رہا ہے، سیز فائر ہوا ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چند گھنٹوں کے بعد اس کی وائلیشن ہوگی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا آپس میں ٹرسٹ کا ختم ہوتے چلے جانا، یعنی رشیا امریکہ کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، رشیا یورپ کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، چائنا کا ویسٹ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ورلڈ پاورز کا آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ بھی ڈی گریڈ ہو رہا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نیوکلر کی طرف لے کر جا رہی ہوں، اس کا بندوبست جب دنیا کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جب وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور بڑا واقعہ ہوا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ہنگری کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں۔ ہنگری میں جو پرائم منسٹر وکٹر اوربن وہ ہار گیا ہے 16 سال کے بعد۔ ہنگری کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے کئی حوالوں سے۔ کیوں؟ ہنگری کی جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے جو 16 سال سے ہیں،
ان کو ٹرمپ انتظامیہ بھی سپورٹ کرتی ہے اور ان کو پیوٹن بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ معاملہ ہے. یعنی دس از دا اونلی گورنمنٹ جس کو ٹرمپ انتظامیہ بھی سپورٹ کرتی ہے اور رشیا بھی سپورٹ کرتا ہے. اور یورپی یونین کا پھڈا ہے ہنگری کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ابھی ہار گئے. یہ جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں یہ مخالفت رکھتے ہیں یوکرین وار کی. یہ کہتے ہیں یوکرین کو فنڈ نہیں جانے چاہیے. اور جو یورپی یونین نے ایک لون اپروو کیا ہوا ہے یورپ کے لیے یوکرین کے لیے, اس میں جو ابھی تک ویٹو کیا ہوا ہے وہ ہنگری نے کیا ہوا ہے. یعنی وہ لون ابھی تک مکمل اپروو نہیں ہو سکا. باقی سارے ایگری ہیں, یوکرین پھر ہنگری ایگری نہیں ہے. یورپی یونین میں اگر آپ نے کچھ پاس کرنا ہے تو ہر ریاست کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے. یعنی اگر ایک نے بھی ڈس ایگری کر دیا تو پھر وہ اپروو نہیں ہوگا. سو ہر کنٹری کے پاس ویٹو پاور ہے یورپی یونین میں. تو ہنگری نے ویٹو کیا ہوا ہے تو وہ حکومت تبدیل ہو گئی ہے. یعنی یورپی یونین کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے اور رشیا اور امریکہ کے خلاف فیصلہ آیا ہے. لیکن ایک اور اینٹی ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا اور وہ ہے اسرائیل. ہنگری کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے اسرائیل کے. آپ کو یاد ہوگا کہ نتنیاہو یورپ کے ایک ملک کے دورے پر گیا تھا, وہ ہنگری ہی تھا. آفٹر جینوسائیڈ اگر کسی ایک ملک نے نتنیاہو کو بلایا ہے تو وہ ہنگری نے بلایا. اور ہنگری نے کہا تھا کہ ہم نتنیاہو کو بلانے کے لیے اگر ہمیں آئی سی سی سے نکلنا پڑا تو بھی ہم نکل جائیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. یعنی رشیا کی حوالے سے اس کی پوزیشن ہے, امریکہ کے حوالے سے یورپی یونین کے ساتھ پھڈا ہے, اسرائیل کا وہ سپورٹر ہے. وہاں وہ یوکرین جنگ کے خلاف ہے, یہاں وہ اسرائیل کی ہر کرائم کے ساتھ ہے. تو آج جو ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے اسرائیل میں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کیا سٹانس ہے وہ لے گی. اور یہ ہنگری کی جو گورنمنٹ ہے یہ موسٹ ریلائبل اتحادی تھا اس کا یورپ کے اندر, جو کہ یروشلم جو کہ تل اویو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا. یہ جو یورپ میں ڈسکشن ہوتی تھی نا کہ جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ختم کیا جائے اسرائیل کے ساتھ یا سینکشن لگائے جائیں, اس میں بھی ہنگری ویٹو کرتا رہا. یہ اس تناظر میں کافی بڑا واقعہ ہوا ہے. اب ذرا ٹرمپ کی سن لیں, جو ٹرمپ کی نئی دھمکیاں جو سامنے آ رہی ہیں. یعنی وہ موقع جہاں پر ٹرسٹ بلڈ کرنا تھا, ٹرمپ نے نئی دھمکیاں لگا کر اس پروسیس کو ریورس کر دیا ہے. اور ابھی سیز فائر ہوا, ابھی 4-5 دن ہی ہوئے ہیں اس سیز فائر کو, اور ٹرمپ دوبارہ پھر اس صورتحال کو جنگ کی طرف لے گیا. آپ ذرا اندازہ کریں بھائی, سیز فائر ہوا ہے, دنیا کے اندر ایک ہوپ جاگی ہے کہ ابھی ہم آگے بڑھیں گے, جنگ سے ذرا دور بڑھیں گے. اور امریکہ ٹرمپ جب ایک بار پھر دنیا کو جنگ کے دھانے پر لے آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ نتنیاہو ہے, وجہ اسرائیل ہے. اب آپ ذرا امریکہ کی پالیسی کا ذرا ماتم کریں کہ وہ اپنے بیبی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیبی کی پالیسیز کی وجہ سے جو کرائسس پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ دنیا بھر سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اس کا بیبی جو گند کر رہا ہے اس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بیبی کو لگام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو چکا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے دنیا میں کرائسس بڑھ رہا ہے اور دوبارہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو امریکہ نے پھڈا لے لیا, ٹرمپ نے پھڈا لے لیا چائنا سے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اور اب امریکہ پھر پریشر ڈال رہا ہے یورپ پہ کہ آپ آئیں, یورپ انکار کر رہا ہے. تو یعنی اتحادیوں سے ڈویژن بڑھ رہی ہے, چائنا کے ساتھ پھڈا بڑھ رہا ہے. لیکن اس سب کی کوئی ضرورت نہیں تھی امریکہ کو. اگر وہ لبنان پر بمباری رکوا دیتے, اسٹریٹ آف ہرمز کھل جاتا, تو یہ دونوں چیزیں اور اس کے بعد جو مزید چیزیں ہونے والی ہیں وہ نہ ہوتی. تو امریکہ سیریس انداز میں اپنے انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہا ہے, صرف اپنے بیبی کے اس ظالمانہ پالیسیز کو جاری رکھنے کے لیے. بھائی لبنان پر بمباری کر کے کیا اچیو کر لے گا امریکہ؟ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے لبنان پر بمباری کر کے جو کہ سویلینز پر ہو رہی ہے؟ اس سے امریکہ کو کون سا اسٹریٹجک گول اچیو ہو جائے گا؟ اس سے ان کی اکانومی میں کون سی بہتری آ جائے گی؟ اس سے ان کی ٹیکنالوجی میں کون سا انقلاب برپا ہو جائے گا؟ تو وہ بہت میجر اینڈ سیریس لیول کے اوپر جا کر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. یہی سوال ٹکر کارلسن نے پوچھا, اور یہ اب امریکہ میں بڑی شدت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی صدر, خاص طور پر یہ والا صدر جو ہے, یہ اسرائیل کو نو نہیں کہہ سکتا؟ جب سیز فائر ہوا ہے تو صرف 2-3 دنوں کے اندر اسرائیل پھر دنیا کو جنگ کی طرف کیوں اور کیسے لے کر آیا؟ امریکہ میں اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی بمباری لبنان پر رکوا سکے.
सो ट्रंप ने अभी चाइना को थ्रेट किया है कि 50% टैरिफ चाइना पर लगाए जाएंगे अगर इसने असलहा ईरान को भेजा, यानी सिर्फ बेबी के लिए। अब फड्डा चाइना से भी ले लिया। अच्छा जी, चाइना अब टैरिफ थ्रेट के बाद जो है वो क्या रुक जाएगा? ये टैरिफ जो टूल है ये तो अमेरिका ऑलरेडी इस्तेमाल कर बैठा है और ये फारिग हो चुका है ये टूल। तो आप एक हारे हुए सदर की पॉलिसीज अंदाजा करने कि वो मतलब उसके पास तरीका क्या है, इधर टैरिफ लगा दो, उधर धमकी दे दो, उधर बमबारी कर दो, और कोई स्ट्रेटजी गोल नहीं है। भाई आप अंदाजा करें, इसका मतलब उसको बिल्कुल समझ नहीं है मामला का। हालांकि ये कहने में अजीब लगता है कि अमेरिकी सदर को समझ नहीं है, लेकिन अब ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद अमेरिका वाले कह रहे हैं। तो 50% टैरिफ जी चाइना पर। अच्छा जी, उसके बाद चाइना दुबक के बैठ जाएगा। और भाई टैरिफ वॉर तो फेल हो चुकी है। इसका मतलब यह कि बिला वजह कि उसने धक्के से कशीदगी चाइना के साथ जब वो ले ली है। और ट्रंप ने जो ताजा तरीन बयान में कहा है कि हम नाकाबंदी कर रहे हैं, ईरान अपना तेल जो है वो नहीं बेच सकेगा, ईरान के पास एटॉमिक वेपन जो वो नहीं होंगे, और हम नेटो को $1 ट्रिलियन देते रहे लेकिन नेटो हमारी मदद को नहीं आया। यानी आप क्राइसिस दर क्राइसिस देखें ना, इत्तेहादियों के साथ फड्डे और चाइना के साथ एक नया महाज ट्रंप ने खोल लिया है। और टेलीग्राफ ने ये लिखा है कि ट्रंप कंसीडर फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान। टेलीग्राफ तो ये लिख रहा है कि बाकायदा बमबारी की तैयारी अमेरिका कर रहा है। तो ईरान मुझे बताइए क्या ट्रस्ट करेगा? फर्दर अटैक बाय थ्रेटनिंग वंस मोर टू टारगेट ईरान वाटर प्लांट्स। फॉक्स न्यूज के ऊपर ट्रंप ने आकर बताया कि मैं वाटर प्लांट्स के ऊपर जब अटैक कर सकता हूं, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स है, दैट इज वेरी इजी टारगेट। यानी एक बार फिर वो एलानिया वॉर क्राइम्स के ऊपर आ गया है, वाटर प्लांट्स है। यानी जहां पर 7 अप्रैल को हम खड़े थे, जहां पर सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा था, यानी न्यूक्लियर की धमकी दे रहा था, 4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद हम अगेन फिर वहीं जाकर खड़े हो गए। हालांकि कोई चांस नहीं था कि हम वापस इस जगह पर आते, क्योंकि अमेरिका इस जंग में हार चुका था। अमेरिका को वे आउट चाहिए था। अमेरिका ने खुद कहा पाकिस्तान से कि हमें वे आउट दें, पाकिस्तान ने वे आउट दिया, अमेरिका फिर वहीं जाकर खड़ा हो गया। किसी की वजह से? अपने बेबी की वजह से। तो इसलिए अमेरिका इस जंग में से कुछ हासिल करेगा नहीं, क्योंकि वो जमीनी हक़ाक़ को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है और जितना वो क्योस फैलाता चला जा रहा है। अब देखना, ब्लॉकेड किया है तो ब्लॉकेड से तो दुनिया का नुकसान होगा, फायदा कैसे होगा? तो दुनिया कैसे देखेगी अमेरिका की पॉलिसीज को? और वहां पर जो इजरायली लॉबी है वो मुकम्मल एक्टिव है। हमें ये बात बिल्कुल नजर आती है कि ये इजरायली लॉबी ही है जो अमेरिका को दोबारा जंग की तरफ धकेल कर लेकर आई है। जॉन बोल्टन जो एक बहुत बड़ा किरदार है इजरायली लॉबी का, टेलीग्राफ में लिखता है कि मिलिट्री माइट इज द ओनली लैंग्वेज ईरान अंडरस्टैंड्स। अब जरा अंदाजा करें, ये मिलिट्री माइट ही है जिसकी जुबान सिर्फ ईरान समझता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? सो इज द ईरान वॉर रियली ओवर और इज द यूएस जस्ट रीलोडिंग? अब यह खतरा बहुत ज्यादा है कि क्या इसमें रीलोड किया जा रहा है, स्टॉक पाइल्स को भरा जा रहा है, मैगजीनें फुल की जा रही हैं, या फिर यह जंग ओवर हो चुकी? डबल गेम का खतरा यहां पर जब बरकरार है। अच्छा, अब आप जरा देखें, बर्तानिया ने रिफ्यूज कर दिया है। यूके रिफ्यूज टू ज्वाइन ट्रंप स्ट्रेट ब्लॉकेड, ऑस्ट्रेलिया सेज नॉट आस्क्ड। ऑस्ट्रेलिया ने कहा अभी हमसे बोला नहीं गया, और बर्तानिया कह रहा है कि हम तो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बर्तानिया ने कहा है कि हम यूएस ब्लॉकेड को सपोर्ट नहीं करते और हम इस जंग के अंदर ड्रैग नहीं होंगे। स्टारमर रिफ्यूज टू ज्वाइन ट्रंप हॉर्मस ब्लॉकेड, और उसने कहा है कि हम जंगी बेड़े नहीं भेजेंगे, अलबत्ता जो माइन स्वीपर्स हैं वो जरूर भेजेंगे, जो माइन हंटर्स होते हैं, ये ऐसे जहाज जो माइंस को साफ करते हैं, वो भेजेंगे, लेकिन वॉरशिप नहीं भेजेंगे, जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर अमेरिका ने बरतानिया से फड्डा ले लिया है, अपने इत्तेहादियों से फड्डा ले लिया। और गल्फ कैसे देख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं कि अभी गल्फ ने अपनी पॉलिसीज में कितना बड़ा बदलाव लेकर वो आए हैं। गल्फ ने कहीं और से वेपन्स खरीदना जब वो शुरू कर दिए। गल्फ अमेरिका की इस पॉलिसी को कैसे देख रहा होगा कि वो उल्टा, ओ भाई हॉर्मस से गल्फ का तेल गुजरता है, वो तो बंद हो गया, तो ट्रंप कह रहा नहीं मैं मजीद ब्लॉकेड लगाऊंगा। तो यूरोप एक मेजर ट्रबल में है कि उनकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऊपर से ट्रंप कह रहा है कि आओ हमला करो, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे नहीं। सो क्राइसिस दर क्राइसिस। चाइना क्या कर रहा है जरा देखें। यूएस इंटेलिजेंस शोज कि चाइना टेकिंग अ मोर एक्टिव रोल इन ईरान वॉर। अब ये न्यूयॉर्क टाइम की आज की खबर है कि चाइना तो ज्यादा जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया ना कि अगली जंग में ये 3-4 मुल्क जो है वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर इस जंग का हिस्सा होंगे। टर्की तो कह रहा है हम डायरेक्टली होंगे। बीजिंग इज अलाउ सम कंपनीज टू सेल तेहरान सप्लायर्स दैट कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री प्रोडक्शन।
कंपनीज वो कंपोनेंट्स ईरान को देना शुरू हो गई हैं जिससे ईरान मजीद प्रोडक्शन जब वो कर सकता है, मिसाइल बना सकता है। और जो ट्रंप की धमकी आई है और ब्लॉकेड लगाने की, चाइना ने कहा है कि वी अर्ज रिस्ट्रेंट, जरा तहम्मुल का मुजाहरा करें ट्रंप, ठीक है ना, ये चाइना ने आगे से जवाब दिया। और ईरान ये कह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, और अगर किसी ने यहां से गुजरने की कोशिश की या कोई प्रोवोकेशन अमेरिका ने की तो फौरी और सख्त रद्दमल देंगे। अब ट्रंप की यहां पर सोच क्या है कि ये अगर अपने जहाज़ों को आगे भेजता है तो क्या ईरान अटैक करेगा, आगे से अटैक करेगा तो फिर क्या ट्रंप ये नैरेटिव बनाएगा कि देखो हमारे ऊपर पहले अटैक हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें जब वो चल रही हैं, यानी ब्लॉकेड के लिए नेवी को अंदर जाना पड़ेगा ना, खलीज ओमान में जाना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब जाना पड़ेगा, वहां पर जाएंगे तो ईरान अटैक करेगा। तो ये चल क्या रहा है ट्रंप के ज़हन में। और ये भी पॉसिबल है कि वो किसी भी वक्त ये अनाउंस करे कि मेरे ब्लॉकेड का मतलब तो ये था, और ये भी ज़ाहिर ब्लॉकेड का खुला मतलब तो ये है ना कि वो नेवी अंदर भेज रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो इस चीज़ से भी बैक ऑफ कर सकता है, ये बात भी ज़हन में रखें। लेकिन बहरहाल उसने जंग की जो वो धमकी लगाई है, और ईरान ने कहा है कि हम तमाम जो मूवमेंट है अमेरिका और इजराइल की उस पर नज़र रखे हुए हैं, और ये जो है ना कि नाकाबंदी की बातें, ये मुज़ेका खेज है, ये रेडिकल है, और ज़ाहिर है यहाँ पर कोई नाकाबंदी हो नहीं सकती है, ये कोई यहाँ पर कोई इफेक्टिव नाकाबंदी जब वो कर नहीं सकते हैं। और अमेरिकी मीडिया ने लिखा है कि जो हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है कुड डीपन वर्ल्ड वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस एंड रिस्क अ डेंजरस मिसस्टेप, ये बहुत बड़ी मिसस्टेप की तरफ लेकर जा सकता है और दुनिया का जो एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा। ये अमेरिका जब सोल्यूशन लेकर आया, सिंपल हाल ये था कि लेबनान पे बमबारी रुकाते, वो नहीं किया, इतने बड़े क्राइसिस को मजीद जन्म दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ईरान के पास बाकायदा नेवी मौजूद है, उनकी नेवी जो असल नेवी है ना वो छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल है, तो वो छोटी और तेज रफ्तार जो कश्तियां हैं वो बड़ी तादाद के अंदर अभी भी ईरान के पास मौजूद है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है। उन्होंने अपनी जंगी स्ट्रेटजी कोई बड़े वॉरशिप्स के ऊपर कभी बनाई ही नहीं थी, छोटी कश्तियां, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि ईरान के पास हैं। और ईरान के स्पीकर ने कहा है कि बहुत जल्द अमेरिका में जो गैस प्राइसेस हैं इससे भी ऊपर जाने वाली है। टेलीग्राफ ने लिखा कि ट्रंप का ब्लॉकेड का जो आइडिया है दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, टेलीग्राफ लिख रहा है। अच्छा, उर्दगान के ऊपर क्या खबर लगाई है वेस्टर्न मीडिया ने, उर्दगान थ्रेटन्स टू इन्वेड इजराइल, इन्वेड इजराइल। सो उर्दगान का मैसेज वाज़ेह है एंड मैंने आपको तफसील में बता दिया है, ये वक्त की जरूरत है, 2-4 मुल्क खड़े हो जाएं और वो इंटरवीन करने की ऐलान करें कि हम इंटरवीन करेंगे अगर इजराइल ने हमला किया, यही एक सूरत है दुनिया में अमल लाने की। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या उर्दगान से किसी के इस बयान से पहले किसी की बात हुई है, गल्फ की या इधर उधर या यूरोप की या चाइना की, किससे क्या किसी से बात हुई है या खुद से उन्होंने ये बयान दिया है। उर्दगान वॉन्स एनी स्ट्राइक ऑन लेबनान और ईरान विल बी स्ट्राइक ऑन टर्की, लेबनान और ईरान पर हमला, टर्की पर हमला जो तस्वर होगा। और फिर उर्दगान ने कहा कि इसराइल जो है वो आग से खेलना बंद करे, वगरना इसको इबरतनाक सबक जब हम सिखाएंगे। अगर पाकिस्तान सालसी की कोशिश ना कर रहा होता तो हम अटैक कर चुके होते। नेतन्याहू नफरत में जो अंधा हो चुका है। और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान सीरियस है नेगोशिएशन में, इजराइल इस प्रोसेस को डिरेल करना चाहता है। देखना, टर्की ईरान को एंडोर्स कर रहा है कि ईरान सीरियस है अपने टॉक्स के अंदर, क्योंकि सबको हकीकत जब नजर आ रही है, लेकिन इजराइल ये करना चाहता है। ये टर्की का मैसेज दुनिया के लिए भी है कि रोकना किसको है, इजराइल को रोकना है। और ये आखिरी जो फतह ट्रंप ने हासिल की है तारीख में, ज़ाहिर है जो फतुहात वो हासिल कर रहे हैं वो किसी अमरीकी सदर को हासिल नहीं हो सकी। तो जो आखिरी फतह मैं आपके सामने रखता हूं ट्रंप की, वो ये है कि गल्फ जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला खरीदते थे अमेरिका से, वो गल्फ भी अब कहीं और जाना शुरू हो गए। ईरान अटैक स्ट्रेन यूएस सिस्टम प्रॉम्प्ट गल्फ टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शन, साउथ कोरिया, बरतानिया, यूरोप, यहां से यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन्होंने वेपन एयर डिफेंस ये खरीदना शुरू कर दिया। एंड इवन यूक्रेन से, आप अंदाजा करें यूक्रेन से, ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन की बात। ट्रंप बार बार कहता है ना उनके पास सुपीरियर वेपन्स है, तो गल्फ जो उनके सबसे बड़े पार्टनर हैं, सबसे बड़े क्लाइंट हैं उनके, उन्होंने यहां से वेपन खरीदने जब शुरू कर दिए। अभी आप देखें बरतानिया प्राइम मिनिस्टर भी गल्फ का दौरा करके आया, इटली भी चाह रहा है कि वो अपने वेपन जब बेचे। ये एक बहुत बड़ा झटका है, धचका है और बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के लिए। यूरोप कह रहा है अपने वेपन बनाएंगे, कनाडा कह रहा है अपने बनाएंगे, अब अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, साउथ कोरिया अपनी पॉलिसी बना रहा है, गल्फ इन सबसे खरीद रहे हैं। ये ट्रंप की फतवात है, लेकिन वो बेबी को नहीं रोकेंगे,
یہ کرائسس اور اپنا سیریس ڈیمیج ٹو دیئر نیشنل انٹرسٹ وہ کرتے چلے جائیں گے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم راز رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.